नमस्ते, स्वागत है आपका खबरों के इस डिजिटल बुलेटिन में। मैं आपके साथ अखिलेश आनंद हूं। इस बुलेटिन में दिन भर की तमाम बड़ी खबरें हम आपको विस्तार से दिखाएंगे। कुछ दिनों पहले हनुमान चालीसा को लेकर देश भर में जबरदस्त विवाद शुरू हुआ। वो विवाद बढ़ता बढ़ता ज्ञानवापी तक पहुंचता है। ज्ञानवापी से ताजमहल और कुतुब मीनार तक ये विवाद पहुंच चुका है। हालात तो ये हैं कि कुतुब मीनार के पास हिंदू संगठन से जुड़े कई लोग पहुंच गए, जमकर वहां पर प्रदर्शन किया गया, नारे लगाए गए। सवाल यह है कि आखिर ये जो तमाम विवाद नजर आ रहे हैं, इसका हासिल क्या है? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कुतुब मीनार नहीं, विष्णु स्तंभ कहिए। इसी बात को लेकर बैनर के साथ भगवा गमछा डाले दर्जनों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। बैनर देखकर आप समझ गए होंगे कि तस्वीरें कहां की हैं। मंगलवार का दिन है, लिहाजा हिंदू संगठनों से जुड़े लोग कुतुब मीनार की ओर हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रहे हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है और जब ये प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने की कोशिश इन्होंने की तो पुलिस ने इन्हें रोक दिया। अब ये सड़क पर ही बैठकर जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। इनका कहना है कि कुतुब मीनार जो है वो पहले एक हिंदू धार्मिक स्थल था, जिसे तोड़कर कुतुब मीनार बनाया गया। इनकी मांग सर्वे करवाने की है और साथ ही उसे विष्णु स्तंभ घोषित करने की है। वैसे प्रदर्शन में शामिल एक भगवाधारी से जब हमारे रिपोर्टर जैनेन्द्र ने हनुमान चालीसा पढ़ने को कहा तो वो फंस गए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तो जागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र वन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंग, कुमार निवास सूत के संगे, जय कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ जी आगे बढ़िए। कंचन वरण विराज तो पूरा केसा कानन कुंडल किंचित केसा, तो पूरा जो है गरजा विराजे तांदे मूछ जनेऊ साजे, कंचन केसरी विनंदन। अबे याद है पूरा। अब आइए मैं बताता हूँ आपको, अभी आराम से पढ़ के बताता हूँ। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को कुतुब मीनार पहुंचने से रोक दिया और हिरासत में ले लिया। असल में कुतुब मीनार को लेकर भी हिंदू पक्ष के दावे के बाद से विवाद चल रहा है। अब इसको लेकर मांग तेज होती जा रही है। देखिए, सबसे प्रमुखता तो मांग है कि जो हमारा जो देश सनातनों का देश रहा, किसी भी कारणवश जिसने भी इसके स्वरूप को बदला, पहले तो जो इमारतों के साथ छेड़छाड़, जो स्वरूप बदला गया तो हमें पूर्णतः वो दोबारा से उसी स्वरूप में चाहिए। क्या मांग कर? आज की जो प्रमुखता मांग है, जो कुतुब मीनार को जो है विष्णु स्तंभ के नाम से, क्योंकि यहाँ भी जो पुराने वाले मांगे मिली है, जो यहाँ पे मूर्तियाँ मिली हैं विष्णु भगवान की, तो ये स्तंभ जो है विष्णु स्तंभ के नाम से जाना जाए। और ये पुरानी इसमें पहले से उसको क्या है, क्यों कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ के नाम से जाना? इसमें साक्ष्य है, अंदर इसमें हाईकोर्ट साकेत का वो है, इसके अंदर साक्ष्य मिले हैं। अब जरा इस प्रदर्शन के पीछे की कहानी समझिए और कुतुब मीनार के अंदर की इन तस्वीरों को देखिए। कुतुब मीनार में इस जालीनुमा घेरे के अंदर भगवान गणेश की मूर्ति रखी हुई है। पिछले महीने साकेत कोर्ट में जब मामले की सुनवाई हुई तो कहा गया कि परिसर में और भी मूर्तियां हैं जो जहां तहां रखी हुई हैं। उन्हें एक जगह रखकर हिंदुओं को पूजा पाठ की इजाजत मिलनी चाहिए। दावा है कि 2004 से पहले यहाँ पूजा पाठ होता था। कुतुब मीनार परिसर में गणेश जी की 2 मूर्तियां हैं। एक की पहचान पिंजरे में गणेश के तौर पर हो चुकी है, दूसरे की पहचान उल्टा गणेश के तौर पर है। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार पर एक शिलालेख में लिखा है कि ये मस्जिद वहां बनाई गई जहां 27 हिंदू और जैन मंदिरों का मलबा था। ये एक पट्टिका लगी हुई है जिसमें लिखा हुआ है कि ये जब इसका जो कुतुब मीनार है, जब यहाँ पर निर्माण कार्य किया गया है तो उसमें जो प्रयुक्त खंबे तथा दूसरी वस्तु सामग्री मूलतः 27 हिंदू एवं जैन मंदिरों को ध्वस्त कर प्राप्त की गई थी। और इसी मुद्दे को लेकर के मामला अदालत तक में भी पहुंच रहा है। इसी मुद्दे को लेकर के लोगों की मांग भी चल रही है। मस्जिद के शिलालेख पर दावा और कुतुब मीनार परिसर में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां वो प्रमुख वजह है जो हिंदू संगठनों को यहाँ पूजा पाठ की मांग के लिए प्रेरित करती है। और कुतुब मीनार के इस विवाद को ऐसे वक्त में हवा दी जा रही है जब आगरा में ताजमहल और वाराणसी में ज्ञानवापी का विवाद पहले से चल रहा है।
ताजमहल के बंद 22 कमरों का राज बाहर लाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दी गई, जिस पर आज हड़ताल की वजह से सुनवाई नहीं हो पाई। दावा किया जा रहा है कि ताजमहल मकबरा नहीं बल्कि महादेव का मंदिर है। ताजमहल को लेकर बीजेपी नेता की अर्जी पर सुनवाई 12 मई को होगी। जो ताजमहल के जो 7 स्टोरी बिल्डिंग है, उसमें जो नीचे जो कमरे हैं, उन कमरों में आखिर है क्या? आखिर क्यों उन कमरों का रहस्य इतना रहस्यमयी है कि 1934 में आखिरी बार ये कमरे खुले और उसके बाद 2015 में गुपचुप तरीके से खुले। तो आखिर ऐसा उन कमरों में है क्या जो कि इस देश की जनता ये जानना चाहती है, कि इन कमरों का रहस्य जानना चाहती है। उधर वाराणसी में ज्ञानवापी सर्वे को लेकर मामले की सुनवाई आज टल गई। मुस्लिम पक्ष सर्वे कमिश्नर बदलने की मांग कर रहा है। कोर्ट के आदेश पर शुक्रवार और शनिवार को ज्ञानवापी में सर्वे किया गया। अब मस्जिद के अंदर तहखाने को लेकर सर्वे की बात चल रही है। उससे पहले सर्वे कमिश्नर के बदलने की मांग रख दी गई। ज्ञानवापी विवाद में बीजेपी के बड़े नेता भी कूद गए हैं। कार्यक्रम के दौरान मुझे समय मिला और बाबा जी के दर्शन हुए और जो भव्य कॉरिडोर में देख आया हूँ, कल्पना से परे है जो काम हुआ है और जिस तरह से जो भव्यता निकल कर आई है इस मंदिर की बाबा की, तो मुझे लगता है काशी का जो गौरव है वो वापस दोबारा स्थापित हुआ है। देखिए, सर्वे होना चाहिए और जो सच है वो बाहर निकल कर आना चाहिए। अगर कोर्ट द्वारा वहाँ कमिश्नर भेजे जाते हैं, वहाँ टीम भेजी जाती है, तो वहाँ लोग ओवैसी जैसे लोग उस पर बयानबाजी करते हैं, वहाँ कोर्ट पर टिप्पणी करते हैं। ये शर्मनाक बात है कि इन्हें देश के कोर्ट पर भी विश्वास नहीं है, अपने संविधान पर भी विश्वास नहीं है, तो इन्हें किस पर विश्वास है? और गलत क्या है इसमें? आक्रांताओं ने जो ये मंदिर तोड़ तोड़ के मस्जिदें बनाई थी, अगर उनका सर्वेक्षण हो के वो दोबारा से अपने असली रूप में मंदिर आ रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? देश में इस वक्त 3 शहरों में मंदिर के दावे को लेकर मामला गर्म है। ताजमहल से लेकर कुतुब मीनार तक के इतिहास के पन्नों को पलटा जा रहा है और ज्ञानवापी के सर्वे के जरिए सच की तलाश की जा रही है। ताजमहल पर लखनऊ में 12 मई को सुनवाई होगी और ज्ञानवापी पर वाराणसी कोर्ट में कल भी सुनवाई जारी रहेगी। दिल्ली से जैनेन्द्र और अंकित गुप्ता के साथ, वाराणसी से रणवीर के साथ संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे ज्ञानवापी विवाद की। देखिए, ये मामला कितना गंभीर होता जा रहा है। बीजेपी के नेता हैं संगीत सोम। संगीत सोम ने एक बहुत ही विवादित बयान दे दिया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि जिस तरीके से बाबरी मस्जिद गिराई गई थी 2022 में, ज्ञानवापी का वही हाल किया जाएगा। इस मामले ने किस तरीके से सियासत में खलबली मचाने का काम किया है, आपके लिए हम एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेकर आए हैं। देखिए। क्या 22 में 92 जैसा माहौल चाहते हैं संगीत सोम? जानते हैं जो 92 में हुआ वो 22 में होगा। 30 साल पुराने जख्मों को क्यों कुरेद रहे हैं संगीत सोम? मंदिर तोड़ तोड़ के मस्जिदें बनाई थी, अगर उनका सर्वेक्षण हो के वो दोबारा से अपने असली रूप में मंदिर आ रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? महाराणा प्रताप की जयंती पर संगीत सोम ने क्यों शुरू की महाभारत? क्यों और क्यों? सब यही जानना चाहते हैं कि जब अदालत अपनी निगरानी में ज्ञानवापी का सच जानने की कोशिश कर ही रही है, तो फिर संगीत सोम क्यों फेसबुक पर विवादित पोस्ट लिख रहे हैं और क्यों तड़क भड़क रहे हैं? सिर पर भगवा साफा और जुबान शुद्ध सियासी, ऊपर से ताली बजने वाले समर्थकों की भीड़ हो तो नेता वाहवाही लूटने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, और वही काम संगीत सोम ने किया। क्योंकि हम जानते हैं कि जब अधिकारी कोर्ट के आदेश पे जो गए हैं, जब अंदर जाएंगे तो वो देखेंगे वहाँ तो स्वास्तिक बना हुआ है, वहाँ तो भगवान की मूर्ति लगी हुई है। आप जानते हैं कि जब बाहर लोगों को ये पता लगेगा तो क्या होगा? आप भी जानते हैं जो 92 में हुआ वो 22 में होगा। बयानवे के हालात तो इतने खराब थे कि अयोध्या में राम भक्तों का खून तक बह गया था। नफरत की ऐसी आग फैली थी कि देश में दोनों समुदायों के सैकड़ों बेगुनाहों की जान चली गई थी। अमन की जगह अशांति ने ले ली थी। तो क्या संगीत सोम ज्ञानवापी के नाम पर देश में वो सब कुछ फिर से होते देखना चाहते हैं? यही सवाल हमने उनसे पूछे, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। सर, आपने 92 का उदाहरण दिया है बाबरी मस्जिद का, तो एक तरीके से इसको क्या तो जो 92 लोगों ने जो 92 में हुआ, क्या वो सही नहीं था? वो कोर्ट से भी साबित हो गया ना, हो गया कि वहाँ मंदिर था। तो इसी तरीके से आज ज्ञानवापी के बारे में हम कह रहे हैं, वहाँ भी मंदिर था, मंदिर है और मंदिर ही रहेगा।
पहले विवादित बयान देना, फिर फेसबुक पोस्ट के जरिए उन बयानों को बढ़ावा देना और आखिर में दलीलों का ऐसा अंबार लगा देना कि बात उलझ कर रह जाए। यही नए दौर की राजनीति का सियासत बनता जा रहा है। ज्ञानवापी के तराशे पत्थरों के बीच सच तलाशने के चक्कर में मतभेदों की खाई भी गहरी होती जा रही है। अदालत ने सर्वे के लिए जिन एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा की नियुक्ति की थी, उन पर मुस्लिम पक्ष को ऐतराज है। अब मांग है जज साहब खुद आएं और सर्वे कराएं। बात उन्होंने कही, उन्होंने अपनी बात मौखिक कही, कोई लिखित बात नहीं कही। उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा निष्पक्ष कार्रवाई की जा रही थी और न्यायालय के आदेश के अनुपालन में कार्रवाई कर रहे थे, मैं कोई गलत काम नहीं किया। हम लोगों ने जो एप्लीकेशन कमिश्नर को बदलने के लिए दिया था, उसी में जितने पॉइंट्स लिखे उसी बहस किया गया और उनके दावे को बताया गया कि दावे में कुछ है, आर्डर कुछ है, इसीलिए हम लोगों ने इतराज किया कमिश्नर बदलने का। इस विवाद के बीच अदालत कल फिर बैठेगी। तय होगा कि एडवोकेट कमिश्नर को बदलना है या नहीं। वाराणसी से संवाददाता रणबीर की रिपोर्ट। और आइए बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में जिस तरीके से इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स को निशाने पर लिया गया, रॉकेट जिस तरीके से दाग दिया गया, कई सवाल खड़े हो गए वहां पर सुरक्षा इंतजामों को लेकर भी, और जो खुफिया एजेंसियां हैं उन्हें लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या उनके पास किसी तरह की कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि एक पूरा पैटर्न सामने आ रहा है। अगर आप गौर करें, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के बाहर खालिस्तानियों के झंडे नजर आए थे। यही नहीं, पंजाब में कई जगहों से विस्फोटकों की बरामदगी होती है और उसके बाद इस तरीके से वहां पर जो खुफिया विभाग का मुख्यालय है, इंटेलिजेंस का जो दफ्तर है, वहां पर रॉकेट दाग देना। सवाल ये कि क्या इन सब के पीछे वहां पर एक बार फिर से आतंकवाद को फैलाने की कोशिश की जा रही है? क्या लोगों के मन में दहशत फैलाने का प्रयास किया जा रहा है? और इन सब के बीच एक व्हाइट कार का, सफेद कार का क्या कनेक्शन है? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। माइनर ब्लास्ट है और नुकसान अभी कोई नहीं हुआ, वो धमाका था। क्या पंजाब को फिर से सुलगाने की कोशिश में है पाकिस्तान? इन सवालों को मजबूत कर रही है ये तस्वीरें। ये वही रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड है जिससे कल मोहाली में स्थित पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। कल शाम करीब 7:45 पर पंजाब पुलिस के खुफिया विभाग के मुख्यालय की तीसरी मंजिल पर खिड़की तोड़ती हुई आरपीजी यानी रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड अंदर दाखिल होती है और तेज धमाका होता है। धमाके से पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर में अफरा तफरी मची, लेकिन आरपीजी के हमले में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। सीमेंटेड पोर्शन है इस खिड़की का, उसके ऊपर जाके रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड जो है ये टकराता है। अगर ये आरपीजी डायरेक्ट शीशा तोड़ के जो है अंदर घुसता तो ज्यादा नुकसान जो है ये आरपीजी करता। फिलहाल ये तस्वीरें हैं, साफ दिख रहा है यहाँ पे आरपीजी के निशान जो है, जिससे ये नुकसान जो है यहाँ हुआ है। पुलिस इंटेलिजेंस की बिल्डिंग पर यह हमला पंजाब की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन पंजाब पुलिस हमले के अगले दिन भी कुछ भी साफ साफ बताने की स्थिति में नहीं है। हम लोग पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं, हमारे पास लीड हैं और जल्दी ही हम इस केस को सॉल्व कर लेंगे। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जब भी होगा आपको बता दिया जाएगा। गिरफ्तारी होगी तो बता दी जाएगी। पंजाब की सुरक्षा का ये सवाल इसलिए भी बढ़ा क्योंकि पंजाब पाकिस्तान की सीमा से सटा राज्य है। इसलिए आज सुबह एनआईए की टीम भी मोहाली में आरपीजी हमले की जांच टेरर एंगल से करने पहुंची। आज ही मोहाली आरपीजी हमले की जिम्मेदारी खालिस्तानी संगठन सिक्स फॉर जस्टिस के गुरपतवंत सिंह पन्नू ने ली और हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर को मोहाली हमले से सबक लेने की धमकी भी दी। मोहाली में आरपीजी हमले के तार भी सीमा पार पाकिस्तान से जुड़े हैं। खुफिया दस्तावेजों के हवाले से इस बात का खुलासा हुआ है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई एक बार फिर पंजाब को सुलगाने की कोशिशों में जुटी हुई है। उसने पंजाब में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए लश्कर ए खालसा नाम का एक नया आतंकी गुट बनाया है। इस नए आतंकी संगठन में शामिल लोगों को अफगान लड़ाकुओं द्वारा ट्रेनिंग दी जा रही है। जिस रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया, वो अफगानिस्तान में आतंकियों के पास देखा जाता है।
क्योंकि ये कंधे से दागा जाने वाला हथियार है। इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। इसकी रेंज 700 मीटर से ज्यादा होती है। इससे टैंक, बख्तरबंद गाड़ी, हेलीकॉप्टर और विमान को उड़ाया जा सकता है। पंजाब में एक के बाद एक होती घटनाओं ने पंजाब के आतंकी दौर की घटनाओं को फिर से जिंदा कर दिया है। आतंकवाद 1975 से पंजाब को खराब करता रहा है और जो पाकिस्तान की रणनीति है टू ब्लीड इंडिया विद 1000 कट, वो उसको क्रियान्वित करते रहते हैं और पंजाब और भारत सरकार को बहुत चौकन्ना होकर ये जो शक्तियां हैं, अलगाववादी शक्तियां हैं, आतंकवादी शक्तियां हैं, इनको ढूंढ निकाल कर इनको नस्ते नाबूद करना बहुत जरूरी है। नार्को टेररिज्म को लेकर पंजाब एक बार फिर सुलगता पंजाब बनता नजर आ रहा है। पिछले एक महीने के आंकड़े ये बताते हैं कि पंजाब में लगातार हथियारों, विस्फोटकों और मादक पदार्थों को पहुंचाने का सिलसिला लगातार जारी है। सीमा पार से आई हुई हेरोइन हो या दिल्ली में पकड़ी गई, उन सब के तार पंजाब से जाकर जुड़ रहे हैं और ऐसे में आरपीजी हमले ने तो पंजाब पुलिस की कार्यकुशलता पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल केंद्रीय खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां पाक की इस नापाक साजिश का मुंहतोड़ जवाब देने में जुट गई हैं। और अब बात करेंगे उस बुलडोजर की जिसका वैसे तो इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन के काम में होता रहा, लेकिन राजनीति का ये जो बुलडोजर है बहुत ज्यादा मशहूर हो चुका है और अब ये दिल्ली में खूब चल रहा है इन दिनों। शाहीन बाग में क्या कुछ हुआ वो आपने देखा, जहांगीरपुर वाली खबर आपने देखी थी। हालांकि न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और मंगोलपुरी में भी बुलडोजर चलाने का काम किया गया है अतिक्रमण हटाने के लिए। वहां पर क्या कुछ हुआ, क्या यहां भी किसी तरह की कोई सियासत नजर आई है इस कार्रवाई के दौरान? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जहांगीरपुरी और शाहीन बाग के बाद एमसीडी के बुलडोजर का मुंह अब दिल्ली के मंगोलपुरी की तरफ मुड़ गया। मंगोलपुरी के वाई ब्लॉक में सड़क किनारे कई लोगों ने अवैध अतिक्रमण करके छोटी छोटी दुकानें बना रखी थी, जिसे तोड़ने के लिए ये बुलडोजर इलाके में पहुंचा। आगे जो है बुलडोजर अब इसी रोड पर आगे चलेगा और ये आपको मैं दिखा दूं, ये जो सड़क है जिस पर अतिक्रमण किया गया, जो इससे थोड़ा बहुत बताया जा रहा था अभी, उसकी बानगी देखिए कि ये बिजली का पोल है। इसको ये दुकान के अंदर था, यहाँ तक कंस्ट्रक्शन था। कच्ची दुकानों के अलावा जिन मकानों की चौखट अवैध तरीके से सड़क पर पहुंच गई थी, उस पर भी बुलडोजर की कार्रवाई हुई। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में, जहां पर सिर्फ दुकान ही नहीं, साथ ही साथ जिन लोगों ने अवैध तरीके से, गैर कानूनी तरीके से अपने मकान जो है वो आगे बढ़ा लिए थे, सड़क पर बढ़ा लिए थे, अब उनको भी जो है इस बुलडोजर के जरिए तोड़ा जा रहा है। मंगोलपुरी में कुछ लोगों ने तो बुलडोजर के डर से पहले ही अतिक्रमण हटा लिया था। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ से पहले ही लोगों ने अतिक्रमण को हटा दिया है। दुकानें यहाँ हुआ करती थी, उन सभी को खाली कर दिया है। शाहीन बाग में सोमवार को जब बुलडोजर पहुंचा तो लोगों ने बहुत हंगामा किया, इसलिए मंगोलपुरी में कार्रवाई के दौरान एहतियातन दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ मौजूद रही। सेंसिटिव इलाका है, जो मस्जिद के आसपास की कंस्ट्रक्शन है, अवैध कंस्ट्रक्शन थी, उसको हटाने का काम होगा। इसी वजह से भारी पुलिस बल को मंगोलपुरी इलाके में तैनात किया गया है। एमसीडी की कार्रवाई को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी के विधायक मुकेश अहलावत मंगोलपुरी पहुंचे, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया। मेन क्या है कि सब लोगों ने हटा लिया है, सब लोगों ने अपनी मर्जी से हटा लिया है, लेकिन एक चीज आप मुझे ये बताओ कि गरीब आदमी जाएगा कैसे, खाएगा कैसे? मंगोलपुरी में भले ही एमसीडी इस कार्रवाई को अतिक्रमण के खिलाफ बता रही है, लेकिन लोगों के अपने दर्द और अपनी परेशानियां हैं। हमारी 30-35 साल पुरानी दुकान है, हमारी माँ देखो ये बेचती थी, इनकी जगह पे हम बेचते हैं। अब क्या करेंगे, हम क्या खाएंगे, बच्चों को क्या खिलाएंगे? इसके सिवा कोई काम नहीं जानते भैया, हम रोटी कैसे खाएंगे, हमें कौन देंगे, हमें रोटी कौन देंगे? सभी लोग मंगोलपुरी के बाद दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में भी बुलडोजर गरजा। एमसीडी के दस्ते ने मकानों के बाहर अवैध तरीके से किए गए अतिक्रमण को हटाया।
इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी एनएफसी में और यहाँ पर जो एनक्रोचमेंट ड्राइव है वो सुबह से ही जारी है और लोगों ने अपने मकान कुछ हद आगे कर रखे थे, हद से ज्यादा आगे कर रखे थे। जिनको चिन्हित एमसीडी के लोगों ने किया था उन पर भी कार्रवाई हुई है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लगातार बुलडोजर की इस कार्रवाई पर बीजेपी को घेर रही है। वहीं एमसीडी ने साफ कर दिया कि ये कार्रवाई किसी खास समाज को टारगेट करके नहीं की जा रही। हर विषय को राजनीति के चश्मे से देखना सही नहीं है। और अब बात कर लेते हैं पड़ोसी मुल्क श्रीलंका की, जहां पर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। वहां पर जिस तरीके की स्थिति है, गृह युद्ध जैसे हालात हैं, बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं, आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, सांसदों के मंत्रियों के घर घेरे जा रहे हैं, वहां पर लोग आग लगा दे रहे हैं। कुल मिलाकर महंगाई, बेरोजगारी और अराजकता का वहां पर ऐसा माहौल नजर आ रहा है जिस वजह से श्रीलंका का जो भविष्य है वही अब सवालों के घेरे में आ गया है। इन सब के बीच ये जो घटनाक्रम है वो भारत के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण हो जाता है और क्या हमारे देश पर भी उसका कोई असर पड़ सकता है, हम आपके लिए एक खास पड़ताल लेकर आए हैं, देखिए। लंका जल रही है, लेकिन इस बार रावण के अहंकार से नहीं, आर्थिक बदहाली की वजह से। श्रीलंका में आग की लपटें चल रही हैं। आर्थिक संकट से पैदा हुए असंतोष की वजह से श्रीलंका में बेहद खतरनाक हालात हो गए हैं। श्रीलंका में चल रहे विरोध प्रदर्शन सोमवार को इस कदर तक हिंसक हो गए कि राजधानी कोलंबो में हर ओर बस आग ही आग नजर आई। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने शुक्रवार की आधी रात को इमरजेंसी लगा दी। बावजूद इसके श्रीलंका में हालात बेहद खतरनाक स्थिति तक पहुंच गए हैं। गुस्साए लोग चुन चुनकर सत्ताधारी दल के सांसदों और नेताओं के घरों को आग के हवाले कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी इस कदर बेकाबू हो उठे कि श्रीलंका के सांसदों के घर तक में जबरन दाखिल हो गए। पहले तोड़फोड़ की, फिर पूरे घर को आग के हवाले कर दिया। ये जलता हुआ घर श्रीलंका के सांसद सनथ निशीथा का है, जो श्रीलंका सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। तनाव बढ़ा तो राजपक्षे सरकार के समर्थक भी सड़कों पर उतर आए, लेकिन गुस्साई भीड़ के आगे टिक नहीं पाए। कोलंबो में तो समर्थकों की बस को प्रदर्शनकारियों ने बुलडोजर के जरिए चकनाचूर कर दिया। राजधानी कोलंबो की ये बीरा झील है। जान बचाने के लिए राजपक्षे सरकार के समर्थकों को झील में कूदना पड़ा। मामला यही शांत नहीं हुआ। प्रदर्शनकारियों ने बीरा झील के पास ही 3 गाड़ियों को फूंक दिया। हालांकि कहीं कहीं राजपक्षे समर्थकों ने भी प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाया। ये वीडियो उस वक्त का है जब महिला प्रदर्शनकारी के साथ राजपक्षे समर्थकों ने बदसलूकी की। दोनों ही ओर से हंगामा बरकरार रहा। उकसाई भीड़ ने पत्रकारों से भी बदसलूकी और धक्का मुक्की की। श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री का पुश्तैनी घर स्वाहा। श्रीलंका के प्रधानमंत्री आवास पर खड़ी गाड़ियां स्वाहा। श्रीलंका के कई सांसदों के घर स्वाहा। श्रीलंका के सबसे बड़े होटल में से एक भी स्वाहा। बीते 24 घंटे में श्रीलंका में सब कुछ ऐसे ही स्वाहा हो रहा है। भीड़ के सिर पर गुस्सा इस कदर सवार है कि वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को आग के हवाले करती जा रही है। हम्बनटोटा से आई आगजनी की ये तस्वीर
श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के पुश्तैनी घर की है, जो सोमवार रात भीड़ के निशाने पर आ गया। महिंदा राजपक्षे ने जैसे ही देर शाम इस्तीफा दिया, गुस्साई भीड़ ने हम्बनटोटा में उनके घर को आग के हवाले कर दिया। हम्बनटोटा का गुस्सा कोलंबो पहुंचा। यहाँ भी लोगों ने पीएम आवास को आग के हवाले करने के लिए देर रात घेर लिया। हालात बिगड़े तो सुरक्षा बलों ने फायरिंग की, आंसू गैस के गोले दागे, फिर किसी तरीके से लुका छिपाकर महिंदा राजपक्षे को वहाँ से निकाला। I don't think they should do that because this was a protest done by very peaceful, innocent people. But unfortunately, the law has been taken over by some of these groups who has been attacking the houses, attacking the ministers. So that is not the solution for this problem. पीएम आवास तो बच गया, लेकिन भीड़ ने कोलंबो में ही यूनाइटेड पीपल्स फ्रीडम अलायंस पार्टी के सांसद सनत निशांत के घर को फूंक दिया। देखते ही देखते करोड़ों की इमारत खाक हो गई। श्रीलंका के गाले शहर में भी 200 के करीब प्रदर्शनकारियों ने एक साथ राजपक्षे सरकार में शिक्षा मंत्री रहे रमेश पथिराना के घर पेट्रोल बम फेंके और आग लगा दी। श्रीलंका में आगजनी का दौर पूरी रात चलता रहा। भीड़ ने कोलंबो से 100 किलोमीटर दूर पुर्नागाला में भी राजपक्षे की पार्टी के सांसद जॉनसन फर्नांडो के घर में आगजनी की और भीड़ के गुस्से की जद में श्रीलंका फ्रीडम पार्टी के सांसद अरुणदिका फर्नांडो का घर भी आया। श्रीलंका में हाल इतने खराब हो गए हैं कि 1 महीने में दूसरी बार इमरजेंसी लगानी पड़ी और ये नौबत इसलिए आई क्योंकि कोरोना की वजह से टूरिज्म क्षेत्र चौपट हुआ, अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई, नौकरियां भी गई। सरकार की जैविक खेती की नीति के चलते अनाज का उत्पादन बेहद कम हुआ, अनाज महंगा हो गया, अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ा तो विदेशी कर्ज के भुगतान में श्रीलंकाई सरकार फेल हो गई। पुराने कर्ज चुकाने के लिए फिर से नया कर्ज लेना पड़ा। श्रीलंका में महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, जनता परेशान है। श्रीलंका के लोग अपनी ही सरकार से किस कदर नफरत कर बैठे हैं, ये उसकी सबसे भयानक तस्वीर है। भीड़ को शक था कि राजपक्षे के करीबी जॉनसन फर्नांडो आगजनी में बच गए हैं और वो इसी कार से कहीं भाग रहे हैं। बस फिर क्या था, भीड़ ने कार को घेरा और फिर झील में जल समाधि के लिए पलट दिया। हालांकि गनीमत रही कि इस कार में जॉनसन फर्नांडो सवार नहीं थे, वो पहले ही शहर छोड़ चुके थे। लोगों में नाराजगी सिर्फ सरकार से नहीं बल्कि विपक्ष से भी है। श्रीलंका में नेता विपक्ष सजीत प्रेमदासा का काफिला राष्ट्रपति सचिवालय से होकर गुजर ही रहा था कि भीड़ ने उनके काफिले को भी घेर लिया और लाठी डंडों से हमले शुरू कर दिए। सुरक्षा बलों ने मुस्तैदी नहीं दिखाई होती तो प्रेमदासा की जान बचनी मुश्किल थी। गुस्साई भीड़ ना तो पुलिस की सुन रही है और ना ही सेना की। वो सब कुछ फूंक देना चाहती है, खासतौर पर उन नेताओं के घर जिनकी नाकामियों की वजह से श्रीलंका भूखमरी के कगार पर खड़ा है। भारत के पड़ोस में अब हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। और अब बात करेंगे रांची कैश कांड की। जिस तरीके से आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल पर कार्रवाई हुई है, उसने कई गंभीर सवाल भी खड़े किए हैं। माइनिंग सेक्रेटरी के पास से आखिर इतनी संपत्ति कैसे मिलती है? ईडी ने भी लंबी पूछताछ की है। इस पूछताछ में क्या कुछ हासिल हुआ है और पूजा सिंघल के पति के एक अस्पताल का किस तरीके से एक बड़ा कनेक्शन इस पूरे मामले में सामने आ रहा है, देखिए। झारखंड का कैश कांड क्या वहां सत्ता में बैठी हेमंत सोरेन सरकार पर बहुत बड़ी मुसीबत लाने वाला है? झारखंड का कैश कांड क्या सियासत और ब्यूरोक्रेसी के गठजोड़ की नई काली कुंडली को बेनकाब करने वाला है? ये सवाल इसलिए क्योंकि झारखंड की खनन सचिव आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा और पूजा सिंघल के गिरफ्तार सीए सुमन कुमार को फिर से आमने सामने बिठाकर ईडी टीम ने सवालों के दौर को आगे बढ़ाया। रविवार को भी अभिषेक और सुमन को आमने सामने बिठाकर करीब 11 घंटे तक ईडी की टीम ने सवाल किए थे। रांची में मौजूद एबीपी रिपोर्टर शशांक कुमार उस कैश कांड की हर खबर सबसे पहले पहुंचा रहे हैं, जिसने झारखंड से लेकर दिल्ली तक सियासी तूफान ला दिया और जिसकी आंच सीधे सीएम हेमंत सोरेन तक पहुंच रही है।
वक्त हम रांची में ईडी के जोनल ऑफिस के बाहर हैं। अंदर पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा मौजूद हैं, सीए सुमन भी मौजूद हैं। दोनों से बैठाकर टेबल पर आमने सामने ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। कल जो कुछ सवाल जो पूछे गए हैं, सूत्रों से जो हमें जानकारी मिल रही है वो यह है कि पल्स हॉस्पिटल के निर्माण में 123 करोड़ रुपये लगे, वो कहाँ से आए? क्या यह हवाला या मनी लॉन्ड्रिंग से आए थे? पल्स अस्पताल में क्या 20 सेल कंपनियों का संचालन होता था जिससे काली कमाई को सफ़ेद किया जाता था? अभिषेक झा से पूछा गया कि अस्पताल में आपकी पत्नी पूजा सिंघल का क्या योगदान व भूमिका है। अभिषेक झा से पूछा गया कि आपके अस्पताल में 2 दिन तक छापेमारी चली जिसमें 8 से ज़्यादा कंपनियों के बारे में जानकारी मिली है, जिसमें से 2 में आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, इसकी सच्चाई क्या है? पल्स हॉस्पिटल बनाने के लिए किस बैंक से 23 करोड़ रुपया लोन लिया गया? ये सुमन से पूछा गया। ये पूछा गया कि आपकी क्या भूमिका थी? अभिषेक झा से पूछा गया क्या आपके पत्नी की कमाई जो है उसको आप अपने पिता कामेश्वर झा तक भी पहुंचाते थे? जो सूत्र बता रहे हैं इस तरह के सवाल जो हैं पूछे गए हैं। सूत्रों के मुताबिक अभिषेक झा से ये भी पूछा गया कि उनकी आईएएस पत्नी पूजा सिंघल के पद का प्रभाव कहां-कहां और किन-किन लोगों से उठाया गया। ये सवाल भी हुआ कि क्या रांची में एक नामी गिरामी कॉफी शॉप में मनी लॉन्ड्रिंग और ट्रांजैक्शन की बात होती थी। झारखंड के इस बड़े भ्रष्टाचार के मामले में ईडी को छापेमारी के दौरान खनन सचिव पूजा सिंघल के घर से काले रंग की एक डायरी भी हाथ लगी। सूत्रों के मुताबिक उस डायरी में बड़े नेताओं और टॉप अधिकारियों से लेकर कई रसूखदारों के नाम और फोन नंबर हैं। दावा है कि पैसों के लेन देन का हिसाब किताब भी दर्ज है। ईडी का मानना है कि ये डायरी कैश कांड से जुड़ी हर परत को उधेड़ सकती है। इसीलिए जांच और छानबीन का दायरा और बड़ा कर दिया गया। उस डायरी में कई नेताओं, ब्यूरोक्रेट और रसूखदार लोगों के नाम थे और हमें जानकारी मिल रही है कि इस वक्त अंदर अभिषेक झा से पूछा जा रहा है कि इन लोगों को आप कैसे जानते हैं, ये लोग आपकी किस तरह मदद करते थे, किनके जरिए आपकी उन लोगों से जान पहचान हुई, सीए इसमें किस तरह से इन्वॉल्व थे, जो बड़े लोगों के नाम डायरी में है उसके बारे में भी पूछा जा रहा है कि किस तरह वो आपकी आर्थिक मदद करते थे, आपके कौन कौन से बिजनेस में वो लोग शामिल हैं, किस तरह आपने उन तक पकड़ बनाई, क्या पूजा सिंघल के प्रभाव के जरिए आप लोगों ने उनसे पकड़ बनाई है, क्या डायरेक्ट आपके साथ वो लोग धंधे में शामिल थे? इस तरह के जो सवाल हैं, जो डायरीज में जो नाम मिले हैं उनसे जुड़े सवाल जो है अभी ईडी अंदर कर रही है, हमें सूत्र बता रहे हैं। और खबर ये भी आ रही है कि अभिषेक झा साफ जवाब नहीं दे पा रहे हैं इस पूरे मामले पर। डायरी में जो नाम आए हैं उनसे कैसे इन लोगों का जुड़ाव था, किस तरह मदद करते थे, ये सब सवाल का जवाब अभिषेक झा अंदर नहीं दे पा रहे हैं, जो हमें सूत्र बता रहे हैं। सीए भी कुछ नहीं बता पा रहे हैं। इस पूरे मामले में अभिषेक झा बुरी तरह फंसते दिख रहे हैं और पर्याप्त सबूत ईडी को मिले, हमें जो जानकारी सूत्रों से मिल रही है। सूत्रों के मुताबिक झारखंड के इस कैश कांड से जुड़ा हर राज सामने लाने के लिए ईडी ने आयकर विभाग और सीबीआई से भी इस मामले में मदद मांगी। आपको बता दें कि शनिवार को झारखंड की खनन सचिव पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार के रांची वाले घर पर ईडी ने छापेमारी की, जिसमें करीब 20 करोड़ रुपए का भारी भरकम कैश बरामद हुआ, जिसे गिनने में मशीनों को घंटों लग गए। इसके बाद पूजा सिंघल से जुड़े 25 से ज्यादा ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। झारखंड के अलावा राजस्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार, दिल्ली, एनसीआर तक ईडी ने छापे मारे। रांची में पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के उस पल्स अस्पताल में भी 2 दिन तक छापेमारी चली। आरोप है जो भ्रष्टाचार का बड़ा केंद्र रहा है। ये पूरी छापेमारी ईडी ने खूंटी से जुड़े मनरेगा घोटाले को लेकर की गई। इस पूरे कैश कांड में सबसे अहम किरदार मानी जा रही पूजा सिंघल झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की बेहद भरोसेमंद और करीबी अफसर कही जाती है। इसीलिए जब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ तो आज सीधे राज्य के सीएम हेमंत सोरेन तक पहुंच गए। और आईएएस पूजा सिंघल के बहाने बीजेपी अब हेमंत सोरेन सरकार को घेरने में जुटी है। विरोध प्रदर्शन और धरने दिए जा रहे हैं। ये तस्वीरें रविवार की हैं, जब हेमंत सरकार की सांकेतिक शव यात्रा तक बीजेपी ने निकाल दी। पूजा सिंघल पे 2010 से ही सीबीआई का एक केस चल रहा है। वो है मनरेगा के गबन का, जब वो खूंटी की उपायुक्त थी और चतरा की उपायुक्त थी, फिर पलामू की भी उपायुक्त बनी थी। उस मामले पे जांच चल रहा था, उसी के आलोक में ये छापेमारी है। और रघुवर जी ने 2017 में अपने मुख्यमंत्री काल में उन पर जो विभागीय कार्रवाई चल रहा था उसको उन्होंने हरी झंडी दे दी और उनको मतलब निष्कलंक पाया। अब वही सीबीआई उसी क्रम में जांच करती है तो इसको खनन से जोड़ दिया जाता है। अरे मूर्खों, कम से कम शर्म तो करो।
इतना राजनीतिक घटियापन आज तक भारतीय राजनीति में तो नहीं देखा गया। धन पकड़ा जा रहा है और उसके बारे में मामले सामने आ रहे हैं और उस समय उस सरकार के सचिव हैं, तो स्वाभाविक है वो हेमंत सोरेन जी जिनकी सरकार है वो जुड़ेंगे ही इससे। ये तो बताना ही पड़ेगा कि इसका स्रोत क्या है और वो स्रोत की पहुंच कहाँ तक है, ये तो उनको बताना ही पड़ेगा। कोई ये बोल करके निकल नहीं जा सकता है कि मेरे पास पैसा है, इस पर आप टैक्स ले लो और हमें छोड़ दो, इतना आसान नहीं है। खान के आवंटन के मामले के कारण ये सरकार अभी संकट में आ गई है।